Hello students, a very good evening to all of you. So today we are going to start with the very important chapter of the chemistry as the study of gas laws. तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एज स्टडी ऑफ गैस लॉज। अब भाई ये जो गैसेस होती हैं हमारे पास वो कुछ लॉज फॉलो करती हैं और उन्हीं लॉ के बेसिस पर ये अपना बिहेवियर जो है वो शो करती हैं। सो गैसेस आर कंट्रोल्ड बाय सम लॉज और उन्हीं लॉज को हम क्या बोल रहे हैं भाई, गैस लॉज। जो बिहेवियर है, लेट मी राइट इट लाइक दिस, बिहेवियर ऑफ गैसेस। भाई जो बिहेवियर है गैसेस का, दे आर कंट्रोल्ड बाय सम लॉज और उन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं लॉज को हम बोलते हैं भाई गैस लॉज। ऑलराइट, बहुत सारे हैं लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड देन वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। तो ये है हमारे पास एक बेसिक सी चीज की कुछ लॉज जो कि गैसेस के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे लॉज को हम क्या बोलते हैं भाई, इनको हम बोलते हैं गैस लॉज। इनको समझने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं व्हाट बेसिकली अ गैस इज। गैस क्या है भाई, हमें पता है गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर। ये एक स्टेट ऑफ मैटर है भाई। कौन सी स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो गैस इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा जी, अब गैसेस के बीच में हमें पता है क्या है भाई, देयर आर पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स। मैटर्स के बीच में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं। अगर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स बहुत चिपके हुए हैं, सॉलिड्स हैं तो मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर हैं, गैसेस हैं तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी एट अ वेरी हाई डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं आर अरेंज्ड फार अवे फ्रॉम वन अनदर। भाई एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं इन द केस ऑफ गैस। अच्छा भाई, ये है हमारे पास मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स के। ऑलराइट, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, तो ये क्या है भाई, सॉलिड। अच्छा जी, अब थोड़े से दूर हुए तो ये क्या बन गए भाई, लिक्विड्स। अब ये एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। एक से दूसरे मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक से दूसरे मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस है। यहाँ पे तो डिस्टेंस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल। यहाँ पर कुछ है डिस्टेंस d1 और इसका डिस्टेंस ले लो d2। अब भाई गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा, इट मींस द मॉलिक्यूल्स दे आर अरेंज्ड फार अवे फ्रॉम वन अनदर। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा दूरी पर है, दे आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर। अच्छा जी, फिर अच्छा, अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, इट मींस उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरह की है, दे आर हैविंग वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। भाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह की हैं भाई, वीक, बहुत ज्यादा वीक है। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं किया हुआ, इसीलिए तो वो दूरी पर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूरी पर हैं। इट मींस एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं किया हुआ। सो हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक। और हम कह सकते हैं देयर आर लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, तो ये तो बात हुई हमारे पास नॉर्मल गैस की। अब गैस कुछ प्रॉपर्टीज भी फॉलो करती हैं। लेट अस नाउ डिस्कस कि गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन जनरल। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस। अब भाई एक तो हमें पता चल गया कि गैसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा, उनके जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। अच्छा, अगर वो बहुत ज्यादा दूरी पर है तो मुझे ये बताइए कि गैस की डेंसिटी क्या होती है। गैस की डेंसिटी क्या होती है, गैस की डेंसिटी कम होगी या गैस की डेंसिटी ज्यादा। तो सबसे पहला जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस।
अब ये जो गैस है इसकी जो डेंसिटी है वो किस तरीके की होगी भाई? डेंसिटी क्या बोलते हैं हम? डेंसिटी इज रिटन एज रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। कि अगर मैं देखूं इतने से वॉल्यूम में कितना मास पड़ा है तो मैं क्या बात कर रहा उसकी डेंसिटी की। भाई मैंने कुछ वॉल्यूम चूज किया, उस वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड है, कितना मास भरा हुआ है उतने से वॉल्यूम में, दैट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं पहले सॉलिड, लिक्विड की, गैस की, फिर हम डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी ऑफ गैस क्या कम है या ज्यादा। अच्छा, तो आइए वही डायग्राम दोबारा से बना रहे हैं। भाई ये हमारे पास क्या आ गया? एक सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। अच्छा जी, दूसरे साइड पर हमारे पास आ गए भाई लिक्विड्स, यहां पर थोड़े थोड़े दूर हैं पार्टिकल्स। चलिए अब तीसरा डिस्कस करते हैं भाई गैस। गैस में एक पार्टिकल इधर, एक इधर, एक इधर, और ये बड़े ही दूर दूर में पार्टिकल्स पड़े। अच्छा, अब मैंने इक्वल वॉल्यूम उठा रहा, मैं यहां पर भी इक्वल वॉल्यूम, इतना सा वॉल्यूम, इतना सा वॉल्यूम। ऑलराइट, तो मैं सेम तरह का वॉल्यूम उठा रहा, ध्यान से सुनिएगा, मैं वॉल्यूम को सेम कर रहा, मैं क्या कर रहा, वॉल्यूम सेम कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं उतने से वॉल्यूम में मास कितना आ रहा। अच्छा, आपको ये तो पता है ना, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दूं, यानी वॉल्यूम की अगर मैं बात ना करूं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज डेंसिटी और मास क्या है, एक इधर से भी न्यूमिनेटर में, एक उधर से भी न्यूमिनेटर में। जो चीज न्यूमिनेटर में होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी चीज बढ़ेगी। तो भाई मैंने वॉल्यूम को क्या रख दिया, कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ये किस फैक्टर पे डेंसिटी डिपेंड कर रही, डेंसिटी डिपेंड कर रही मास पर। अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा। अच्छा, वॉल्यूम सपोज कीजिए मैंने इतना सा वॉल्यूम ले लिया, मैंने इतना सा वॉल्यूम ले लिया इसका, ऑलराइट, तो यहां पर भी मैं वॉल्यूम उतना सा ही लूंगा, यहां पर भी मैं वॉल्यूम उतना सा ही लूंगा, ऑलराइट, तो यहां भी वॉल्यूम सेम, यहां भी वॉल्यूम सेम, यहां भी वॉल्यूम सेम। अब मुझे देखना है कि कितना मास ज्यादा है, मास ज्यादा है या कम, वो किस तरह से पता लगेगा? अगर पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो मास ज्यादा होगा, पार्टिकल्स कम है तो मास भी क्या होगा, कम। अच्छा, इतने से वॉल्यूम में देखो, एक तो ये मॉलिक्यूल पूरा कवर हो गया, ये हाफ सा कवर हो गया, ये भी हाफ सा कवर हो गया, यानी कि यहां पर ऑलमोस्ट 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर ऑलमोस्ट कितने हैं भाई, 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम इतना सा वॉल्यूम ले रहे, एक मॉलिक्यूल पूरा, आधा ये और आधा ये, सो 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स है तो कुछ मास होगा। अच्छा, इसको हम दे रहे मास m1। अब इतने से वॉल्यूम में देखो, एक ये कवर हो गया और आधा ये, ऑलराइट, एक ये, और वैसे इट इज 1/3 ओनली, ऑलराइट, लेट इट बी 1/3, आधा भी नहीं है, ऑलराइट। अच्छा जी, तो यहां पर कितना हो गया, 1/3 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो लेट अस सपोज यहां का मास क्या आ गया, m2। यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो एक मॉलिक्यूल ही कवर हुआ, एक मॉलिक्यूल ही कवर हुआ, तो इसको मैंने नाम दे दिया m3। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट थे, यानी कि जिस क्वांटिटी का, इन तीनों में से जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा। भाई इसमें तो एक ही पार्टिकल आया है, इसमें 1/3 पार्टिकल्स आए हैं, और इसमें 2 पार्टिकल्स या 2 मॉलिक्यूल्स आए हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब मास ज्यादा। यहां पर मास कम हो गया 1/3, यहां मास और कम हो गया क्योंकि क्या है, एक ही मॉलिक्यूल। तो मुझे बताइए किसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसमें जिसका मास सबसे ज्यादा, इसका मास सबसे ज्यादा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी उससे कम, इसकी डेंसिटी सबसे कम। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज वेरी लेस। डेंसिटी एक गैस की क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ गैस, भैया सॉलिड का नहीं है, लेट मी रेज दिस देन वी विल राइट। डेंसिटी ऑफ अ गैस इज वेरी वेरी लेस, ऑलराइट, सो यहां पर लिख सकते हैं हम डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लेस। लीस्ट भी लिख सकते हैं, अगर हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो गैस की जो डेंसिटी है लीस्ट है। अच्छा जी, अब हम चल रहे सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई, गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। भाई ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत देर से।
जो गैसेस हैं इनका ना तो फिक्स कोई शेप है, अगर आप इसको ऐसे कोनिकल कंटेनर में रख दोगे तो ये कोनिकल कंटेनर की शेप ले लेगी गैस, अगर सिलेंड्रिकल कंटेनर में रख दोगे तो सिलेंड्रिकल, एक बॉक्स में रख दोगे तो बॉक्स की शेप ले लेगी, तो इसकी शेप तो कोई नहीं है। अच्छा, अब दूसरा सुनो, अगर बॉक्स छोटा है, फिर मैंने बॉक्स थोड़ा बड़ा ले लिया, फिर मैंने थोड़ा बॉक्स और बड़ा ले लिया, तो क्या जो हमने पहले बॉक्स में रखा था उतनी ही वॉल्यूम इसकी रहेगी? नहीं, गैसेस अपना वॉल्यूम कंटेनर के हिसाब से एक्सपेंड करती जाती। अगर कम तो उसने अपना वॉल्यूम भी कम कर लिया, अगर कंटेनर बड़ा है तो उसने अपना वॉल्यूम जो है वो बढ़ा लिया, कंटेनर और बड़ा है तो वॉल्यूम और बढ़ा लिया। तो ना तो इसकी कोई शेप है, ना इसका क्या है कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। ऑलराइट, जिस कंटेनर में जाती उसी की शेप ले लेती है और उसी का ही वॉल्यूम। अच्छा अच्छा, अब इसी पॉइंट को एक और तरीके से लिख सकते हैं, गैसेस कैन एक्सपैंड। भाई जो गैसेस हैं क्या वो एक्सपैंड कर सकती हैं? बिल्कुल भाई, यहां पर एक्सपैंड का मतलब होता है उनका वॉल्यूम का बढ़ना, एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम का बढ़ना। कंटेनर छोटा तो वॉल्यूम कम उतना सा ही, कंटेनर बड़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया, वो एक्सपैंड कर गई, अगर और बड़ा लेंगे तो और एक्सपैंड कर जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गैसेस क्या है वो एक्सपैंड कर सकती हैं। अच्छा, इसी को एक और हम अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर है एक बॉक्स और इसके ऊपर मैंने यहां पर ना एक अरेंजमेंट लगाया है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ऑलराइट, तो ये हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन में क्या है, इस गैस के ऊपर, यहां पर सारी गैस है, इस गैस के ऊपर दबाव डाला हुआ है, ऊपर से गैस को ऐसे प्रेशराइज किया हुआ है, इस पिस्टन ने यहां पर गैस को प्रेशराइज किया हुआ है, तो ये पिस्टन इस गैस के ऊपर प्रेशर लगा रही। अच्छा, अब अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर को लेके जाऊंगा, अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर को लेके जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं पिस्टन को ऊपर लेके जा रहा, जितनी जगह यहां पर ऊपर खाली हो रही, भाई पिस्टन अगर ऊपर को खींचा जा रहा तो यहां पर और स्पेस बढ़ रही, क्योंकि पिस्टन है अपनी जगह छोड़ रहा तो वो जगह इंक्रीज हो रही, जिसकी वजह से ये गैस है जो ये क्या करनी शुरू कर देगी, एक्सपैंड। पहले वो इतने से एरिया में है, अब सपोज जब मैंने एक्सपैंड किया, अब जब मैंने पिस्टन को ऊपर को पुश किया तो क्या हुआ भाई, पिस्टन यहां पर आ गया, पहले यहां पर था, पिस्टन यहां चला गया, तो यहां पर क्या है, कंटेनर का साइज बढ़ गया, तो यहां पर गैसेस हैं जो ये एक्सपैंड कर जाएंगी। पहले इतने से एरिया में थी, अब वो थोड़ी सी एक्सपैंड कर गई, तो हम कह सकते हैं कि गैसेस कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन। अच्छा जी, अब इसी का ही रिवर्स केस सोचिए, वो भी पॉसिबल है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। भाई गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल भाई, ये पिस्टन है, ये अब यहां पर है, अब मैं अगर प्रेशर ऊपर से नीचे को लगाऊंगा, अगर मैं प्रेशर ऊपर से नीचे को लगाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि गैसेस हैं जो वो अब नीचे को पुश हो जाएंगी, तो वो कंप्रेस हो जाएगी, बिल्कुल। सो गैसेस कैन बी कंप्रेस। भाई ऊपर को करोगे जगह बढ़ गई तो एक्सपैंड कर गई, नीचे को करोगे तो जो जगह है वो कम हो गई, तो ये क्या कर जाएगी, कंप्रेस। अच्छा, एक और चीज, गैसेस इज, और वी विल से गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। भाई लिक्विफाइड का क्या मतलब है? लिक्विफाइड का मतलब है हम गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। भाई गैसेस लिक्विड में किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं, ध्यान से देखिए। भाई ये रही हमारे पास गैस जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, इसको हमने क्या करना है, एक लिक्विड में बनाना है, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, पास पास। गैसेस के दूर दूर, लिक्विड के पास पास, ये करना है तो कैसे करेंगे? भाई मॉलिक्यूल्स दूर दूर, प्रेशर बढ़ा दीजिए। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, हमें मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आना है, प्रेशर बढ़ा दीजिए। जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे, इनकी जो स्पेस है वो कम होती जाएगी, ये डी बहुत छोटा सा डी बन जाएगा। इनकी जो, देखिए भाई ये गैसेस पड़ी है, मैंने इनको कंप्रेस करना शुरू किया, मैंने इनके ऊपर प्रेशर लगाया तो ये पास पास आनी शुरू हो गई। इसी के साथ अगर हम इनको एक लोअर टेम्परेचर दे देंगे, अगर प्रेशर ज्यादा होने के साथ हम टेम्परेचर कम कर देंगे, तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड में। गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है आपस में वो बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है,
हमने प्रेशर अप्लाई किया तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता गया, बहुत करीब आ गए। तो करीब आने का मतलब है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी पार्टिकल्स दूर दूर हैं, पार्टिकल्स पास आ गए, तो इट मींस गैसेस किसमें कन्वर्ट होनी शुरू हो रही हैं, लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से पास पास होते हैं। ऑलराइट, तो गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं किस कंडीशन में, एक तो प्रेशर बढ़ा दीजिए, दूसरा टेम्परेचर कम कर दीजिए, तो गैसेस क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, और क्या बात करें भाई, ये जो गैस है ना, जो गैस है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। गैसेस दे एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस सभी डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती हैं। भाई इसमें कैसे हम समझेंगे, ये सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें बहुत ज्यादा गैस भरी हुई है। सो दिस इज द गैसेस, गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर, गैस भरी पड़ी है इसके अंदर। अच्छा जी, तो अब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। ये आया गैस का मॉलिक्यूल, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल, ये आपस में कोलाइड की है, ये आपस में कोलाइड करते हैं, साथ के साथ ये इस वॉल पर भी कोलाइड करते हैं। भाई इसका रीजन क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक तो आपस में कोलाइड करते, एक वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते, तो हमें महसूस होता है कि जो गैसेस हैं ये एक्सर्ट क्या करती हैं, प्रेशर। गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर क्योंकि ये वॉल को भी पुश करने की कोशिश करती है। वो पुश तभी हो सकता है अगर ये कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल दी डायरेक्शन। ऑलराइट, ये महसूस कहां होता है, दिस प्रेशर इज एक्सपीरियंस्ड बाय वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसको हम महसूस करते हैं फ्रॉम वॉल्स ऑफ कंटेनर। ऑलराइट, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे जो प्रेशर है वो क्या करती हैं, इसको अप्लाई। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस, कि गैस एक्सपैंड कर सकती, कंप्रेस कर सकती, लिक्विड भी बन सकती हैं, गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, गैसेस की डेंसिटी किस तरीके की है। सो ये हमने सारे पॉइंट्स हैं जो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ गैस वो क्या कर लिए, डिस्कस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये जो गैसेस हैं वो परफॉर्म करती हैं, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। वो एक प्रोसेस है हमारे पास, क्या है भाई वो, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from region of their high concentration to their low concentration। भाई क्या है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे कहां से, अपनी फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका किस तरीके से हम कह सकते हैं, सपोज हमने एक परफ्यूम एक कॉर्नर में, एक रूम के एक कॉर्नर में हमने स्प्रे किया, तो भाई क्या वो परफ्यूम की जो स्मेल है सिर्फ उसी कॉर्नर में आएगी या धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। अब परफ्यूम में क्या है, गैसेस। ऑलराइट, या कोई भी अगर आप कह रहे हैं कि परफ्यूम इज अ लिक्विड, तो आप सोचिए कि एक गैसियस डीओ है हमारे पास। ऑलराइट, वो अपनी गैसियस फॉर्म में जो है वो फ्रेग्रेंस प्रोवाइड कर रहा, तो हमने उसको एक कॉर्नर में स्प्रे किया, तो क्या स्मेल सिर्फ वहां या फ्रेग्रेंस सिर्फ वहां पर रहेगी या पूरे कमरे में फैल जाएगी। भाई ऑब्वियसली पूरे कमरे में आती है हमें वो स्मेल, तो कैसे भाई, यहां पर हमारे पास इस कॉर्नर में हमने वो चीज स्प्रिंकल की, तो यहां पर उसकी क्या है भाई, उस गैस की क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर उस गैस की क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर फ्रेग्रेंस, बहुत ज्यादा आप कहोगे पंजेंट स्मेलिंग होगी वो चीज वहां पर, तो उसकी क्या है वहां पर, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब सारा रूम किस कॉन्सेंट्रेशन पे है भाई, लो कॉन्सेंट्रेशन पे। इस यहां पर तो कोई परफ्यूम की फ्रेग्रेंस नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सभी कॉर्नर्स में या पूरे कमरे में अपनी जो फ्रेग्रेंस है ये फैलाने की कोशिश करेगी, यानी ये अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने की कोशिश करती। कौन, गैस।
परफ्यूम छिड़का भाई, हमने परफ्यूम स्प्रे किया, यहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, बाकी सारा रूम था लो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस हाई से कहां गई भाई, लो कॉन्सेंट्रेशन पे, हाई से कहां गई, लो कॉन्सेंट्रेशन पे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। गैसेस दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस के पास ये प्रॉपर्टी है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन पर जाना। ऑलराइट, so this is the process of diffusion, very very important process of movement of particle अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। ऑलराइट, चलिए, तो बाय दिस हमें ये तो पता चल गया कि गैसेस किस तरह की होती हैं, गैसेस होती क्या है, प्रॉपर्टीज क्या हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव क्यों करते रहते हैं। Why gases molecules they apply pressure, अगर मूव करेंगे तभी प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर तो स्टिल होंगे तो क्या है प्रेशर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक जगह पे रुकी हुई कोई चीज भी प्रेशर अप्लाई नहीं करती, अगर कोई चीज मूव करेगी तभी तो प्रेशर अप्लाई करेगी। तो क्या ऐसी चीज है जो गैसेस को प्रेशर अप्लाई करने के लिए मजबूर कर रही, पार्टिकल्स को मूव या कोलाइड करने के लिए उत्साहित कर रही, वो चीज क्या है, लेट अस डिस्कस। भाई एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसी एनर्जी जो एक पार्टिकल के पास होती है ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से एक पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज मूव कर रही, सपोज बॉल, कोई चीज मूव कर रही, बॉल, ऑलराइट, सो द बॉल इज इन मोशन, तो बॉल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बॉल रेस्ट पर है तो उसकी जीरो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं। बॉल मूव कर रही तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास भी होती है। सो देयर इज द काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। एक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में या उनके पास भी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी तभी आ सकती जब वो क्या करेंगे, मूव। तो उनको मूव करने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है भाई, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज डिपेंडेंट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर ऑफ 0 Kelvin, this is not okay, this is 0 Kelvin, so the temperature of 0 Kelvin where the molecules of a gas shows negligible or we can say zero movement is known as absolute temperature। भाई टेम्परेचर 0 केल्विन का जहां पर मॉलिक्यूल्स कोई भी मूवमेंट नहीं शो करते, शोज नेग्लिजिबल और जीरो मूवमेंट, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज ऑफ 0 केल्विन। 0 केल्विन का ये टेम्परेचर है। अब भाई 0 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखना हो तो कैसे देखेंगे, भाई आपको एक कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। भाई अगर हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, जिस तरीके से हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते, उसी तरीके से अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे। भाई जो भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसके बीच में 273 ऐड करो तो हमारे पास डैश बन जाएगा केल्विन। ऑलराइट, किस तरीके से भाई, यहां देखिए, अगर 20 है उसमें 273 ऐड करेंगे तो क्या टेम्परेचर बन जाएगा भाई, 293। क्या बन गया टेम्परेचर, 293 केल्विन। तो ये हमारे पास कन्वर्जन आ गई इनटू केल्विन। अच्छा, अगर मैंने डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड किया और मुझे केल्विन मिल गया, तो इससे ऑपोजिट सोचिए भाई, इससे ऑपोजिट सोचिए
सपोज मेरे पास ये टेम्परेचर पड़ा है, इसको मैंने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन पड़ा है, मुझे डिग्री सेल्सियस में चाहिए। इसी इक्वेशन में देखिए, तो क्या अगर मैं केल्विन स्केल में से 273 माइनस कर दूं, क्या मुझे यही टेम्परेचर मिल जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस? बिल्कुल भाई। अब सपोज करो आपको ये दिया हुआ है एज 293 केल्विन, अब इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे मिल जाए 20 डिग्री सेल्सियस? 20 डिग्री सेल्सियस तो मैंने क्या माइनस किया? 273। भाई ये इक्वेशन बता रही हमें अगर डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन मिल जाएगा, तो केल्विन में से 273 माइनस कर दो तो मुझे 20 मतलब डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। तो वही चीज है, 293 में से मैंने 273 माइनस किया और मुझे क्या मिल गया? डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इसी को देखते हुए क्या हम 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते? आइए देखिए भाई, डैश डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू डैश केल्विन, यही हमारी स्टेटमेंट थी। अब मुझे क्या है, मुझे आंसर चाहिए 0 केल्विन और मुझे डिग्री सेल्सियस का पता करना है। तो कैसे करेंगे? डैश डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0 केल्विन माइनस 273, 0 केल्विन माइनस 273 विल गिव मी द आंसर इन डिग्री सेल्सियस। भाई 0 में से 273 माइनस किए तो आंसर क्या आ गया? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 केल्विन का मतलब टेम्परेचर कितना है हमारे पास? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। भाई अगर हम गैसेस को इस टेम्परेचर तक ले जाएं, कुछ भी करके हम इतना लो टेम्परेचर 0 से 273 का बहुत ही ठंडा टेम्परेचर दे दें, तो गैसेस कोई भी मूवमेंट नहीं शो करेगी। तो गैस के पार्टिकल्स रेस्ट पर हो जाएंगे, कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे। इसीलिए इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिकॉज दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव्ड। इस टेम्परेचर तक हम पहुंच ही नहीं सकते, ये टेम्परेचर हम कभी अचीव ही नहीं कर सकते। अगर बाय चांस हमने ये टेम्परेचर अचीव कर लिया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गैसेस हैं ये मूव नहीं करेंगी, गैसेस के पार्टिकल्स रेस्ट पर बैठ जाएंगे। अच्छा, ये था एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। अगर हम किसी तरीके से गैस को इतने टेम्परेचर तक ले जाएं, माइनस 273 तक, तो वो सारे के सारे गैसेस के पार्टिकल्स बैठ जाएंगे नीचे। लेकिन ये टेम्परेचर तो हम कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे, यानी गैसेस कभी भी रेस्ट पर होंगी ही नहीं। भाई अच्छा, हम रूम टेम्परेचर पे कोई गैस को एक कंटेनर में बंद कर रहे, तो क्या रूम टेम्परेचर यहां है? नहीं। रूम टेम्परेचर कहां है भाई? रूम टेम्परेचर हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को। रूम टेम्परेचर तो ये है भाई, चाहिए हमें माइनस 273 ताकि गैसेस मूव ना करें। एक्चुअल में हम सारे एक्सपेरिमेंट्स कहां कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस में। तो अब देखिए इसी रिलेशन को काइनेटिक एनर्जी ने क्या देनी है उसको? मूवमेंट। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी यहां तक ले गए तो इसकी जो एनर्जी है क्या हो जाएगी? 0। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, भाई माइनस 273 चाहिए, हम तो 0 से भी 25 ऊपर आ गए, हमें तो 0 से बहुत कम चाहिए ताकि ये मूव ना करें। हम रूम टेम्परेचर पर आ गए 25 डिग्री सेल्सियस, से तो बहुत हाई है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? बिल्कुल भाई, ये चीज बढ़ी तो ये भी चीज बढ़ गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ गई इतने टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत कम होता तो कोई मूवमेंट नहीं, हमने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया तो ये मूव करने शुरू कर जाएंगी गैसेस। अच्छा जी, अब आप ये मानो कि गैसेस मूव करनी शुरू कर गई, मानो कि हमने देख ही लिया यहां पर नहीं मूव करती, यहां से हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो गैसेस मूव करना शुरू कर देती हैं, वो मोशन में आ जाती हैं। हमने टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई दे दिया 25 डिग्री का, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई पर आ चुकी है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स मूव करने शुरू कर गए। बिल्कुल, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब भाई ये गैस है, कितने टेम्परेचर पे है? एक कंटेनर में बंद। These gases they are at 25 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए which are placed far away from one another. All right? चलिए, तो भाई इसने मूवमेंट की, ये मोशन में आ गया, ये भी मोशन में, ये भी
ये भी मोशन में, यहाँ पर सभी के सभी पार्टिकल्स कहाँ आ गए भाई, मोशन में, सभी मूव करने शुरू कर दिए। अब भाई देखो ये पार्टिकल भी मूव कर रहा, ये पार्टिकल भी, और जगह बंद है, तो क्या ये पार्टिकल्स आपस में कोलिजन्स करेंगे? बिल्कुल। पार्टिकल्स के बीच में आपस में झगड़े होने शुरू हो गए, आपस में कोलिजन शुरू हो गए। अच्छा, एक पार्टिकल उठा रहे, लेट अस से 2 पार्टिकल उठा रहे, हाँ, ये पार्टिकल इधर से आया, ये पार्टिकल इधर से आया, एक दूसरे के बीच में इन्होंने टक्कर की, ये बाद में इधर मूव किया, ये बाद में इधर मूव करना शुरू कर गया। भाई मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के फिर वापस चले जाते हैं, आपस में टकराते और फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई बीच वाली कहानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसमें टकराए, इसमें। अब साइड वाली कहानी सोचो, ये मॉलिक्यूल यहां से टक्कर खा के वॉल ऑफ कंटेनर पे जा रहा, भाई ये भी वॉल ऑफ कंटेनर है, ये भी वॉल ऑफ कंटेनर है, ऊपर ये भी और ये भी। ऑलराइट, तो हम यहां पर डिस्कस करते, भाई ये मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर खाई और फिर वापस आ गए वॉल्स की तरफ। ये वॉल से टक्कर खाएंगे, और वॉल पे क्या लगाएंगे भाई, अपना प्रेशर। ये वॉल से टक्कर करेंगे और क्या लगाएंगे, प्रेशर। इधर वाला भी वॉल से टक्कर लगाएगा और क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर। भाई इसने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया, इसने यहां पर, यानी कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। भाई आपस में टकराने से तो हमें प्रेशर बाहर को नहीं दिखेगा क्योंकि इनके अंदर ही टकरार हो रही है। अब जब भी ये यहां से टक्कर खा के वापस वॉल की तरफ आए तो इन्होंने वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, वॉल के ऊपर प्रेशर हमने अप्लाई किया तो वो महसूस हुआ। तो यानी हम कह सकते हैं कि गैसेस exerts pressure on walls of container। ये walls of container पर क्या अप्लाई करते हैं भाई, प्रेशर। ये किस तरह से हमें दिखा, अगर हम इस चीज को मूवेबल लगा दें, अगर हम ये चीज कुछ इस तरीके से लगा दें कि ये चीज मूव करती है। हमने क्या किया, एक कंटेनर को बंद किया और यहां पर एक चीज लगा दी जो मूव कर सकती है, तो जब भी ये कोलाइड करेगा यहां पर, तो हमें ये चीज इधर को जाती हुई दिख पाएगी, ये चीज हमें इधर को जाती, इधर को डिस्प्लेस होती दिख जाएगी। इसका मतलब हमने बाहर से तो कुछ नहीं किया, गैसेस के मॉलिक्यूल्स ने ही जरूर प्रेशर अप्लाई किया होगा जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू कर दे। अच्छा, अब इससे हमें क्या पता लगता है, गैस का प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर ऑफ अ गैस, इसकी अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो वो क्या है भाई, फोर्स। भाई यहां पे इस मॉलिक्यूल ने फोर्स अप्लाई की कुछ कंटेनर के एरिया के ऊपर, यहां पर अप्लाई की, सपोज यहां पर टकरा तो ये एरिया आया कांटेक्ट पे, इसने इस एरिया पर क्या लगाई, फोर्स। किसने, मॉलिक्यूल ने। फोर्स या फोर्सेस एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स on the area of the wall, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर क्या है भाई, इसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया एरिया के ऊपर, वॉल के एरिया के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस। भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। भाई इस गैस ने इतना फोर्स लगाया इतने एरिया के ऊपर, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज द प्रेशर ऑफ अ गैस। और इसको डिटेल में देखना है, सो फोर्सेस एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द यूनिट एरिया ऑफ वॉल। क्योंकि भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो आपको पता होगा, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। गैस ने कितना फोर्स लगाया यूनिट एरिया के ऊपर, वही चीज क्या है हमारे पास, प्रेशर। तो ये क्यों अप्लाई किया, क्योंकि गैसेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, उससे थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर दिया तो गैसेस मूव करना शुरू कर देंगी, मूव करेंगी तो आपस में कोलाइड करेंगी तो वॉल्स की तरफ मूव करेंगी, वॉल्स की तरफ मूव किया तो प्रेशर अप्लाई करेंगी, और प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। इस तरीके से वो क्या अप्लाई करती हैं भाई, प्रेशर। दे आर गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर लाइक दिस। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है इस गैस का वो हमने क्लियर किया। सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल नाउ स्टार्ट विद सम फैक्टर्स or variables on which the behavior of the gases will depend. Alright students, so let us now discuss the variables on which the behavior of the gas depends. तो हमारे पास 3 variables हैं, there are 3 variables
on which the behavior of a gas depends. अच्छा, अब ये तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं भाई? पहला है हमारे पास वॉल्यूम, फिर है हमारे पास प्रेशर, और फिर है हमारे पास टेम्परेचर. वेरिएबल का मतलब है कि ये तीनों चीजें वेरिएट कर सकती हैं, ये वेरिएशन शो कर सकती हैं. इन्हीं की वेरिएशन शो होने से बिहेवियर गैस का बदल सकता है. बिहेवियर गैस का बदल सकता है अगर हम इन तीनों में से कोई भी एक चीज को बदल दें. अच्छा भाई, प्रेशर किस तरीके से डिपेंड करता वॉल्यूम के ऊपर, या वॉल्यूम किस तरीके से डिपेंड करता टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर? वो किस तरीके से डिपेंड कर रहे? इन्हीं तीनों चीजों के बीच में क्या रिलेशन है, इन तीनों चीजों के बीच में क्या रिलेशन है आपस में, इसी को कौन डिफाइन करते हैं? लॉज ऑफ गैसेस, जिसको हम बोलते हैं गैस लॉज. भाई इन तीनों में क्या रिलेशन है कि मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम इस तरीके से हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर पे क्या फर्क, वॉल्यूम पे क्या फर्क? इनके बीच में रिलेशन क्या है कि प्रेशर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है इन दोनों चीजों पर, वो क्या बताते हैं? वो कौन चीज बता रही? वो है लॉज ऑफ गैसेस. गैस के लॉज हमें बताते हैं कि इन तीनों में क्या आपसी संबंध है, क्या रिलेशन है इन तीनों में. ऑलराइट, उसी चीज को हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉज. ऑलराइट, गैस लॉज. अच्छा, अब ये तीनों चीजें होती क्या है और इनके यूनिट्स क्या है वो हम फटाफट से डिस्कस कर लें. ऑलराइट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फैक्टर व्हिच इज द वॉल्यूम. पहला फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं भाई वॉल्यूम. वॉल्यूम की डेफिनेशन तो आपको पता ही है. वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ गैस, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? दिस इज द वॉल्यूम. अच्छा, अब इसके एसआई यूनिट्स आपको देखने हैं, तो इसके एसआई यूनिट्स तो होते हैं भाई मीटर क्यूब. फिर हम इसके सीजीएस यूनिट्स देखें तो वो होते हैं भाई सेंटीमीटर क्यूब. अदर यूनिट्स इनके आ सकते हैं डेकामीटर, डेसीमीटर क्यूब, या फिर एमएम क्यूब भी हो सकते हैं. फिर मिलीलीटर्स, लीटर्स, इस तरीके से भी हम इनके जो है वॉल्यूम्स को डिस्कस कर पाएंगे. सो एसआई यूनिट्स इनके होते हैं मीटर क्यूब और सीजीएस होते हैं सेंटीमीटर क्यूब्स. ऑलराइट, अब इनके बीच में आपसी रिलेशन क्या है वो जब हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तब साथ के साथ बताएंगे दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट वन थिंग इनटू द अदर. और इनमें क्या रिलेशन है? रिलेशन मतलब कन्वर्ट कैसे करना, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब, किस तरीके से जाना वो हम तभी डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गया भाई वॉल्यूम. अच्छा, सेकंड चीज हमारे पास क्या आ गई भाई? सेकंड आ गया हमारे पास प्रेशर. प्रेशर अभी हमने डिस्कस किया, प्रेशर हम डिस्कस कर चुके हैं. इट इज द फोर्सेस एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल, तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर. सो इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल. प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रेशर. प्रेशर के अगेन एसआई यूनिट्स हमें पता है, वो क्या होते हैं भाई? पास्कल्स. ऑलराइट, इसको लिखते किस तरीके से है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, सीजीएस यूनिट्स होते हैं इनके डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, प्रेशर को एक और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं. प्रेशर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन डैश एमएम ऑफ एच जी. एमएम ऑफ एच जी, एच जी का मतलब है भाई मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का सिंबल है एच जी. ये मैं आपको फटाफट से समझा दूं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं भाई. प्रेशर इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी एंड दिस इज द स्टैंडर्ड प्रेशर. ये है स्टैंडर्ड प्रेशर और इसी को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. भाई एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा, दैट इज द यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर. भाई प्रेशर के एक और यूनिट्स भी हैं एटीएम. ऑलराइट, इट इज इतने एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर ये प्रेशर अप्लाई कर रहा. ऑलराइट, एक और यूनिट है भाई इसके टॉर. टॉर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट्स. ऑलराइट, बार भी होते हैं, सो हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे. सो एटमॉस्फेयर, बार, टॉर, ये सभी पास्कल, डाइन पर सेंटीमीटर, ये सभी इनके क्या है? यूनिट्स प्रेशर के. अच्छा जी, 760 mm ऑफ Hg या 760 mm ऑफ मर्क्यूरी को हम स्टैंडर्ड प्रेशर बोलेंगे. जब भी आपको स्टेटमेंट में कहीं दिख गया स्टैंडर्ड प्रेशर, इसका मतलब 760 mm ऑफ मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. अब ये होता क्या है भाई?
760 mm ऑफ Hg, आपने 8th क्लास में एक फॉर्मूला सुना होगा प्रेशर का, H इंटू रो इंटू जी। भाई जितनी हाइट बैरोमीटर में, बैरोमीटर भी एक डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करता है, कितनी हाइट ली उस बैरोमीटर ने इनटू डेंसिटी ऑफ मर्करी, क्योंकि कितने mm किसकी बात कर रहे हैं, मर्करी की, और G की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8। चलिए तो इस चीज को इस फॉर्मूला में पुट करके हम प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू, हाइट हमने ले ली 760 mm को अगर हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, ये भी हमें पता है, इनटू डेंसिटी की वैल्यू, भाई मर्करी की डेंसिटी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये याद रखनी पड़ेगी। सो 13600 ये आ गई मर्करी की डेंसिटी इनटू 9.8, जी की वैल्यू हमने ले ली 9.8। तो हाइट क्या रखी 760, क्योंकि वही हमारे पास क्या है 1 एटमॉस्फेयर की हाइट 760 mm। मटेरियल कौन सा यूज किया, मर्करी, तो मर्करी की डेंसिटी लिख ली 13600 इंटू 9.8। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रेशर आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसी को हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी ये कन्वर्जन फैक्टर आ गया अगर हमें एटमॉस्फेयर से पास्कल में जाना है, यानी एटमॉस्फेयर से अगर हमें एसआई यूनिट यानी कि पास्कल में जाना है तो हम इस तरीके से जा सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, यहाँ इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं सिर्फ 10⁵ पास्कल, ये वाला फैक्टर हम अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो भाई प्रेशर के डेफिनेशन ये यूनिट्स हैं। अब भाई इनके बीच में भी आपस में रिलेशन है, अगर किसी न्यूमेरिकल में आता है देन वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द टॉर बार एटीएम, एटीएम दैट इज द एटमॉस्फेयर, और पास्कल में हमने रिलेशन देख लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड प्रेशर। जहां पर भी आपको दिख गया कि स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड प्रेशर है तो इतना, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा, वो हमें कह रहा प्रेशर कितना है 760 mm ऑफ मर्करी, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, H इंटू रो इंटू जी। ऑलराइट, ये बात हुई भाई हमारी प्रेशर की। अब तीसरी चीज आ गई हमारे पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी। भाई बॉडी गर्म है या ठंडी, सो टेम्परेचर जो तीसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर, ये क्या होता है भाई, दिस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। भाई बॉडी कितनी गर्म ये भी कह सकते हैं, कितनी ठंडी ये भी कह सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। अगर गर्म है तो वो चीज हॉट है, अगर ठंडी है तो वो चीज क्या है, कोल्ड, यानी उसका टेम्परेचर क्या है, कम। अगर टेम्परेचर कम है तो कोल्ड, टेम्परेचर ज्यादा है तो हॉट। अच्छा, अब टेम्परेचर के एसआई यूनिट्स क्या होंगे भाई, टेम्परेचर के एसआई यूनिट्स होते हैं हमारे पास केल्विन। ऑलराइट, और टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, और हम फ़ारेनहाइट में, इन्हीं में हम जो है मेजर करते हैं टेम्परेचर। हमारे इस चैप्टर में हमें फ़ारेनहाइट स्केल नहीं मिलेगा, सो वी विल बी डिस्कसिंग विद केल्विन एंड सेल्सियस। ऑलराइट, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर हम अभी देख के चुके हैं कि डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, केल्विन में टेम्परेचर। ऑलराइट, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, टेम्परेचर केल्विन। ऑलराइट, इस तरीके से हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने में आसानी होगी। ऑलराइट, इन्हीं तीन फैक्टर्स के ऊपर, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन्हीं तीन फैक्टर्स के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और इन्हीं तीन जो फैक्टर्स हैं इनके बेसिस पे हमें लॉज मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं गैस लॉज। ऑलराइट, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द वेरियस गैस लॉज।